गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब रोज महसूस तो करते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर शायद ही कभी रुककर सोचते हैं, है ना? जैसे सोचिए, एक नया फोन खरीदना और किसी अनजान शहर में मान लीजिए डॉक्टर से सलाह लेना। अच्छा। दोनों में हम पैसे देते हैं। हाँ। पर दोनों अनुभवों में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। एक में हम फीचर्स की लिस्ट देखते हैं, दूसरे में हम उस इंसान के चेहरे पर भरोसा ढूंढते हैं। तो ये होता क्यों है? और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है। मतलब इसके पीछे पूरे एक मनोविज्ञान काम करता है कि हमारा दिमाग एक भौतिक वस्तु, मतलब एक सामान, और एक सेवा को कैसे देखता है। अच्छा। ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं और ग्राहक इन दोनों दुनियाओं में, आप कह सकते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं। इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास सेवा अधिग्रहण का मनोविज्ञान और ग्राहक परिप्रेक्ष्य पर की गई एक रिसर्च के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश है। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि जब हम कोई सेवा खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में असल में चल क्या रहा होता है। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही आम से उदाहरण से। हाँ, करते हैं। एक तरफ एक नया लैपटॉप खरीदना है, दूसरी तरफ एक अनजान शहर में अपनी कार ठीक करवानी है। ओके। दोनों जरूरी हैं, पर एक काम दूसरे से कहीं ज्यादा तनाव क्यों देता है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। इसका जवाब देखिए, जो सबसे बुनियादी फर्क है ना, वो हमारे स्रोत में ही छिपा है। वो क्या है? जब आप लैपटॉप खरीदते हैं तो आप एक वस्तु घर लाते हैं, एक चीज जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन जब आप कार मैकेनिक के पास जाते हैं तो आप कोई वस्तु नहीं खरीद रहे होते। आप एक प्रदर्शन या कहिए एक नतीजा खरीद रहे होते हैं। आप उस मैकेनिक की विशेषज्ञता पर, उसके अनुभव पर और एक वादे पर पैसा लगा रहे हैं कि आपकी कार ठीक हो जाएगी। मतलब एक तरफ एक ठोस चीज है और दूसरी तरफ सिर्फ एक भरोसा या एक उम्मीद। बिल्कुल। स्रोत में एक होटल का उदाहरण दिया गया है जो बिल्कुल यही बात कहता है। जी। लोग सिर्फ एक कमरा नहीं खरीदते, जी। वे आराम, सुरक्षा और शायद एक अच्छी याद का अनुभव खरीदते हैं। लेकिन इस अनुभव वाली बात में एक बहुत बड़ा पेच है। क्या? आप लैपटॉप खरीदने से पहले उसके 100 रिव्यू पढ़ सकती हैं, वीडियो देख सकती हैं, लेकिन आप होटल के आराम को या मैकेनिक की ईमानदारी को खरीदने से पहले कैसे परखेंगे? आप नहीं परख सकते। हाँ। और यहीं से सारा खेल बदल जाता है। इसे मनोविज्ञान में अमूर्तता कहते हैं, मतलब इंटेंजिबिलिटी। अच्छा। क्योंकि सेवाएं अमूर्त होती हैं, उन्हें छुआ नहीं जा सकता, तो उनका मूल्यांकन बहुत ज्यादा व्यक्तिपरक, मतलब सब्जेक्टिव हो जाता है। सब्जेक्टिव मतलब हर किसी के लिए अलग। हाँ, एक व्यक्ति के लिए जो शानदार सर्विस है, हो सकता है दूसरे के लिए वो बस ठीक ठाक हो। जी। एक ही होटल का अनुभव दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। भाविक रूप से एक अनिश्चितता या जोखिम का भावना पैदा होता है। सही कहा। और ये सिर्फ पैसे का जोखिम नहीं है। अगर हेयरड्रेसर ने मेरे बाल खराब कर दिए तो सिर्फ पैसे बर्बाद नहीं हुए, नहीं, मुझे हफ्तों तक उस खराब हेयरकट के साथ रहना पड़ेगा। बिल्कुल। वो एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जोखिम है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है।
सेवाओं में कई तरह की जोखिम होते हैं। वित्तीय जोखिम, हाँ। तब क्या मुझे अपने पैसे का सही मूल्य मिलेगा। हाँ। प्रदर्शन का जोखिम, जैसे क्या ये डॉक्टर मेरी बीमारी का सही इलाज कर पाएगा। और यहाँ तक कि शारीरिक जोखिम भी, क्या ये सर्जरी सुरक्षित होगी। बाप रे। जब आप एक शर्ट खरीदते हैं और वो आपको पसंद नहीं आती है तो आप उसे वापस कर सकते हैं। हाँ, आसानी से। लेकिन अगर आपकी छुट्टियां खराब हो गईं तो आप उस गुजरे हुए समय को वापस नहीं ला सकते। वो अनुभव स्थायी तौर पर खराब हो चुका है। तो जब इतना जोखिम है, इतना तनाव है, तो कोई क्यों एक अनजान डॉक्टर के पास जाएगा या एक नए रेस्टोरेंट में हज़ारों रुपए खर्च करेगा? ऐसा लगता है कि इंसान तर्क से काम नहीं ले रहा। नहीं, वो तर्क से ही काम ले रहा है, लेकिन उसका तर्क अलग है। अच्छा, कैसे? जब हमारा दिमाग सीधे तौर पर सेवा की गुणवत्ता को नहीं तौल सकता, हाँ। तो वो एक प्रॉक्सी या कहिए एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है। शॉर्टकट। और वो प्रॉक्सी है भरोसा या विश्वास। विश्वास। हम असल में सेवा नहीं खरीदते, हम उस सेवा को देने वाले पर भरोसा खरीदते हैं। हम दूसरों लोगों के अनुभवों पर, उस कंपनी की प्रतिष्ठा पर और उसकी साख पर दांव लगा रहे होते हैं। अच्छा, तो हम सीधे उत्पाद का मूल्यांकन करने के बजाय उस व्यक्ति या ब्रांड का मूल्यांकन करने लगते हैं जो उसे दे रहा है। बिल्कुल। तो फिर ये भरोसा बनता कैसे है, खासकर आज के दौर में जब हम किसी अजनबी पर भरोसा करने से इतना हिचकिचाते हैं? ये भरोसा कई छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनता है। स्रोत बताता है कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका सामाजिक प्रमाण की होती है। सोशल प्रूफ। सामाजिक प्रमाण मतलब हम अपने जैसे दूसरे लोगों के फैसलों पर भरोसा करते हैं। अच्छा। इसीलिए हम दोस्तों और परिवार की सलाह को इतना महत्व देते हैं। अगर आपका कोई दोस्त किसी मैकेनिक की तारीफ करता है तो आप उस पर शायद आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे। हाँ, क्योंकि मैं अपने दोस्त पर भरोसा करती हूँ। सही बात है। और डिजिटल दुनिया में यही काम ऑनलाइन रिव्यूज करते हैं। जी। हम हजारों अजनबियों के अनुभवों को पढ़कर एक सामूहिक विश्वास बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें भी एक समस्या है ना? आज के समय में नकली रिव्यूज की तो भरमार है। तो क्या ये भरोसे का मॉडल अब टूट रहा है? टूट नहीं रहा, बल्कि और जटिल हो रहा है। कैसे? अब ग्राहक सिर्फ स्टार रेटिंग नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि रिव्यू कितना विस्तृत है, क्या उसमें तस्वीरें हैं। हाँ, ये तो मैं भी देखती हूँ। और जो कंपनी ने नकारात्मक रिव्यू का जवाब कैसे दिया है। सही बात है। इसके अलावा सेवा प्रदाता भी विश्वास बनाने के लिए दूसरे संकेत या सिग्नल्स देते हैं। संकेत जैसे एक डॉक्टर की क्लिनिक में लगे सर्टिफिकेट्स, एक वकील का पेशेवर दफ्तर, एक रेस्टोरेंट के कर्मचारियों की साफ सुथरी यूनिफॉर्म। अच्छा। ये सब हमारे अवचेतन मन को संकेत देते हैं कि यहाँ आप भरोसा कर सकते हैं। ये तो हुई खरीदने से पहले की बात। लेकिन एक और बड़ा अंतर है जो मुझे इस रिसर्च में बहुत दिलचस्प लगा। बताइए। वो ये कि सेवा की गुणवत्ता का असली मूल्यांकन वो खरीदने के दौरान या बाद में होता है। जैसे आप कार खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव ले सकती हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता का पता तो आपको कॉलेज में दाखिला लेने के कई महीनों बाद चलना शुरू होता है। हाँ, और ये सेवा उद्योग के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी। अच्छा। इसका मतलब है कि सेवा प्रदाता के लिए ग्राहक के साथ हर एक बातचीत, हर एक पल मायने रखता है। मूल्यांकन एक बार में नहीं होता, बल्कि लगातार होता रहता है। लगातार? जी, इसे संपर्क बिंदु या टच पॉइंट की यात्रा कहते हैं। आपकी यात्रा उस पल से शुरू हो जाती है जब आप उनकी वेबसाइट देखते हैं, फिर जब आप फोन पर अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर जब मैं वहां पहुंचती हूँ। हाँ, और सेवा मिलने के बाद तक चलती रहती है। लेकिन क्या ये सचमुच हर बातचीत पर लागू होता है? अगर मुझे एक रेस्टोरेंट में बहुत शानदार भोजन मिलता है, तो क्या मुझे सच में इस बात की परवाह होगी कि बुकिंग लेने वाले व्यक्ति ने फोन पर ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और रिसर्च कहती है कि हाँ, परवाह होती है, भले ही हमें इसका सचेत रूप से एहसास ना हो। सच में? जी, इसे सर्विस जर्नी कहते हैं। एक भी नकारात्मक बिंदु पूरी यात्रा का अनुभव खराब कर सकता है। हो सकता है खाना बहुत अच्छा था, लेकिन अगर पार्किंग मिलने में बहुत परेशानी हुई या वेटर का व्यवहार रूखा था, तो आपके दिमाग में वो अनुभव थोड़ा गड़बड़ के तौर पे दर्ज हो जाएगा। हो सकता है आप दोबारा ना जाएं। और इस यात्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका माहौल। बिल्कुल। मुझे याद है एक बार मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में गई जिसके ऑनलाइन रिव्यू बहुत अच्छे थे, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि टेबल चिपचिपे थे और सफाई ठीक नहीं थी। ओहो। उसके बाद मुझे खाने का स्वाद भी अच्छा नहीं लगा, शायद मनोवैज्ञानिक रूप से। बिल्कुल। स्रोत इसी को भौतिक परिवेश या सर्विसस्केप कहता है। सर्विसस्केप मतलब जब उत्पाद खुद अदृश्य हो तो ग्राहक उसके आसपास की ठोस चीजों से उसकी गुणवत्ता का अंदाजा लगाता है। अच्छा। अस्पताल की सफाई हमें उसकी मेडिकल गुणवत्ता का संकेत देती है।
एक बैंक की शानदार इमारत हमें उसकी वित्तीय स्थिरता का भरोसा दिलाती है। ये चीजें सिर्फ सजावट नहीं है, ये खुद अनुभव का हिस्सा है। ये खुद सेवा के अनुभव का एक अभिन्न अंग है। और इस माहौल में सबसे जरूरी चीज शायद वहाँ के लोग हैं। हाँ, एक स्टोर में अगर सेल्स पर्सन का व्यवहार अच्छा ना हो तो भी आप उत्पाद खरीद सकती हैं, क्योंकि आपको उत्पाद से मतलब है। सही बात। लेकिन एक सलून में अगर हेयर स्टाइलिस्ट का व्यवहार रूखा हो तो आप शायद वहां दोबारा नहीं जाएंगी। हाँ। भले ही हेयर कट अच्छा हो, कभी नहीं, क्योंकि वहां वो व्यक्ति ही सेवा का हिस्सा है। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को छुआ है। इसे कहते हैं सेवा की अविभाज्यता। इनसेपरेबिलिटी। अविभाज्यता। सेवाओं में अक्सर सेवा देने वाला और सेवा खुद एक ही चीज होते हैं। उनका प्रदर्शन ही उत्पाद है। आप उस इंसान को सेवा से अलग नहीं कर सकते। अच्छा। इसी वजह से सेवा उद्योग में कर्मचारियों की ट्रेनिंग और उनके व्यवहार पर इतना जोर दिया जाता है। वो सिर्फ कर्मचारी नहीं है, वे चलते फिरते ब्रांड एम्बेसडर हैं। बिल्कुल सही। और जब बात इंसानों की आती है तो फिर भावनाएं भी आ जाती हैं। कई सेवाओं में सिर्फ लेन देन नहीं होता, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। स्रोत में स्वास्थ्य सेवा और अतिथि सत्कार का उदाहरण है जी। जब आप बीमार होकर डॉक्टर के पास जाती हैं तो ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं होती। आप वहां सहानुभूति, देखभाल और आश्वासन की उम्मीद करती हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये भावनात्मक जुड़ाव ग्राहक की संतुष्टि और वफादारी को बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। कैसे? मुझे याद है, एक बार मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। एयरलाइन का कर्मचारी नियमों के हिसाब से बिल्कुल सही था, लेकिन उसका व्यवहार बहुत रूखा और मशीनी था। मुझे बहुत गुस्सा आया। होता है ऐसा। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर एक कैफे वाले ने मुझे परेशान देखकर बस मुस्कुराकर कहा, सर चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, और मुझे एक कप कॉफी मुफ्त में दे दी। अरे वाह! आज मुझे उस एयरलाइन का नाम याद नहीं, लेकिन उस कैफे का नाम और उस कर्मचारी का चेहरा आज भी याद है। वाह! यही भावनात्मक जुड़ाव की ताकत है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका मतलब है कि एक अच्छा भावनात्मक अनुभव ग्राहक को हमेशा के लिए जोड़ सकता है, और एक बुरा अनुभव, भले ही वो छोटा सा हो, रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। हाँ, किसी अस्पताल में अगर आपके साथ ठीक से बात न की जाए तो शायद आप वहां दोबारा कभी नहीं जाएंगी, चाहे वहां दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ही क्यों ना हो। इसीलिए इन क्षेत्रों में सॉफ्ट स्किल्स को इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, आप एक इंसान की भावनाओं को भी संभाल रहे होते हैं। एक डॉक्टर जो आपकी बात 5 मिनट ध्यान से सुनता है, वो आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाता है जो किसी भी विज्ञापन या डिस्काउंट से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखें, अनुभव पर ध्यान, जोखिम, विश्वास की जरूरत, मूल्यांकन का लगातार तरीका और गहरा भावनात्मक जुड़ाव, तो आखिरी बात जो हमारे स्रोत में बताई गई है वो सामने आती है। क्या है वो? ग्राहक ये उम्मीद करते हैं कि सेवाएं उनकी निजी जरूरतों के हिसाब से तैयार की जाएं। हाँ, जिसे हम कस्टमाइजेशन या निजीकरण कहते हैं। कस्टमाइजेशन। एक ही साइज की शर्ट शायद बहुत से लोगों को फिट आ जाए, लेकिन एक ही तरह की सलाह या एक ही तरह का इलाज हर किसी के लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर ग्राहक की जरूरतें, उम्मीदें और भावनाएं अलग अलग होती हैं। बिल्कुल। इसलिए ग्राहकों में यह इच्छा होती है कि सेवा को थोड़ा बहुत उनके हिसाब से ढाला जाए। वे सिर्फ एक नंबर बनकर नहीं रहना चाहते। सही बात है। वे चाहते हैं कि उन्हें पहचाना जाए, उनकी बात सुनी जाए और उनकी अनूठी समस्या का अनूठा समाधान दिया जाए। और ये दिखाता है कि सेवा उद्योग का भविष्य व्यक्तिगत ध्यान देने पर कितना निर्भर करेगा। जब कोई ग्राहक ये महसूस करता है कि इन्होंने मेरी बात सच में समझी, हाँ, तो ये सेवा की गुणवत्ता का सबसे बड़ा पैमाना बन जाता है। ये एक साइज सबको फिट नहीं होता वाले सिद्धांत पर आधारित है। हर ग्राहक खास महसूस करना चाहता है, और सेवाएं उन्हें ये महसूस कराने का सबसे सीधा तरीका है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का सार ये है कि एक सेवा खरीदते समय ग्राहक का नजरिया सिर्फ उत्पाद की विशेषताओं से हटकर अनुभव, विश्वास, भावनात्मक जुड़ाव और व्यक्तिगत संतुष्टि पर केंद्रित हो जाता है। यह एक साधारण लेन देन से कहीं ज्यादा एक रिश्ता बन जाता है। हाँ, जहां हर छोटी बड़ी बात, हर बातचीत, हर मुस्कान मायने रखती है। बिल्कुल। यह एक जटिल और गहरी मानवीय प्रक्रिया है जो सिर्फ तर्क पर नहीं बल्कि बहुत हद तक भावनाओं और भरोसे पर चलती है। और यह समझना किसी भी सेवा आधारित व्यवसाय के लिए सफलता की कुंजी है। अंत में इस पूरी चर्चा को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जी, हमने पूरी बात इंसानी भरोसे, इंसानी भावनाओं
और व्यक्तिगत स्पर्श पर की। हाँ, और यहीं पर भविष्य का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? जैसे जैसे तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सेवाओं में बढ़ रही हैं, ये सवाल जरूरी हो जाता है, क्या भविष्य में मशीनें और एल्गोरिथम विश्वास, भावनात्मक संबंध और व्यक्तिगत स्पर्श जैसी गहरी मानवीय जरूरतों को पूरा कर पाएंगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हम देख रहे हैं कि चैटबॉट्स ग्राहक सेवा संभाल रहे हैं। हाँ। रोबोट होटलों में काम कर रहे हैं। हाँ। तो सवाल यह है कि जब सेवा का एक बड़ा हिस्सा मानवीय संपर्क और भावनात्मक समझ पर आधारित है, तो क्या तकनीक उस अनुभव को और बेहतर बनाएगी या उसे ठंडा और मशीनी बनाकर उसकी आत्मा ही खत्म कर देगी? बिल्कुल। क्या एक एआई कभी उस सहानुभूति को दोहरा सकता है जो एक नर्स या एक देखभाल करने वाला इंसान दे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में पूरे सेवा उद्योग को गहराई से सोचना होगा।